नमस्ते एंड वेरी गुड इवनिंग। दिस इज द थर्ड क्लास ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट। अगर आपने प्रीवियस टू क्लासेस नहीं देखी हो फिफ्थ एंड सिक्स फेब की, तो उनको एक बार जाके मस्ट वॉच करके देखिए। रीजन, बिकॉज हमने ट्रेड यूनियन एक्ट को इन लेंथ सारे प्रोविजंस को, हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ा है। ये क्लास आपके अमेंडमेंट 2001 और हमारे लैंडमार्क जजमेंट्स को डिस्कस करने के लिए कंडक्ट की जा रही है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 2001 ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अमेंडमेंट को। अब ट्रेड यूनियन एक्ट में कुछ चेंजेस भी आए हैं टाइम एंड अगेन, अगर उसको हम देखें। सबसे पहला चेंज आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 में बेसिकली आपको जो चेंज देखने को मिलता है दैट इज रिगार्डिंग द वर्कमैन, नंबर ऑफ वर्कमेन्स। हमने पढ़ा था कि वी नीड 7 वर्कमेन, दैट इज द नंबर शुड नॉट लेस देन बी 7 एज इट्स मेंबर्स जब आप एप्लीकेशन फाइल करने के लिए जाएंगे। अब इस प्रोविजन में जो ऐड किया गया है वो ये है दैट नो ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कमैन शैल बी रजिस्टर्ड अनलेस एटलीस्ट 10% ऑफ 100 ऑफ द वर्कमैन विच एवर इज लेस एंगेज्ड और एम्प्लॉयड इन द एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री विद विच इट इज कनेक्टेड। बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जब भी आप रजिस्टर करने जाएंगे, आइदर 10% या तो 10% हो, जस्ट अ सेकेंड लेट मी हैव माय पेन, आइदर 10% या फिर 100 ऑफ द वर्कमैन। इसमें से जो भी संख्या कम है वो उस एस्टेब्लिशमेंट या इंडस्ट्री से कनेक्टेड होने चाहिए जिसके लिए वो ट्रेड यूनियन बनाई गई है। जिसका मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी एग्जांपल दिया है कि अगर कोई ट्रेड यूनियन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए या लेबर्स के लिए वेलफेयर के लिए बनाई गई है तो उसमें लगभग 10% या 100 ऑफ द वर्कमैन शुड बी एंगेज इन दोज कंसर्न एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं उनसे कनेक्टेड होने चाहिए। दूसरा प्रोविजन क्या है दैट नो ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कमैन शैल बी रजिस्टर्ड unless it has on the date of making application not less than 7 persons as its member। सेक्शन 4 क्या कह रहा है कि कोई भी ट्रेड यूनियन तब तक रजिस्टर नहीं हो सकती जब तक ऑन द डेट ऑफ द मेकिंग ऑफ एप्लीकेशन, जब आप एप्लीकेशन बना रहे हों, जब आप एप्लीकेशन फाइल करने जा रहे हो उस दिन लगभग 7 मेंबर्स तो आपके पास होने ही होने चाहिए। अब उसमें इसके एक्सटेंसिव प्रोविजंस दिए हैं, उनका एक ब्रीफ आपको दे देती हूँ ताकि रिवीजन भी हो जाए प्रीवियस क्लासेस का। मान लीजिए आप आपने एप्लीकेशन कर दी, अब उसके बाद किसी का डिमाइस हो गया, ओके, डेथ हो गई किसी मेंबर की, तो एक गया। किसी ने सीज कर दिया बीइंग मेंबरशिप या फिर किसी को हटा दिया गया है, तो लगभग 5 मेंबर्स बचे आपके पास। तो क्वेश्चन ये उठेगा मैम नाउ वेदर वी आर वैलिड और नॉट एज अ ट्रेड यूनियन। तो प्रोविजन में क्लियरली कहा गया है दैट यस यू आर वैलिड इन केस आफ्टर द डेट ऑफ एप्लीकेशन। अगर ऐसा कोई सिनेरियो आता है, अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है या कोई मेंबर की मेंबरशिप सीज हो जाती है, तो स्टिल यू आर वैलिड ट्रेड यूनियन, बट अ कंडीशन इज अप्लाइड। अगर ये नंबर मोर देन 50% नहीं है तब बेसिकली अगर 50% ऑफ द मेंबर्स आफ्टर डेट ऑफ द एप्लीकेशन सीज हो जाते हैं, ओके, फॉर XYZ रीजंस, इन दैट केस देन योर एप्लीकेशंस बिकम इनवैलिड। अब कुछ नहीं कर सकते बिकॉज ऑब्वियसली बस 7 में से अगर 4 लोग आपके नहीं है ट्रेड यूनियन में तो फिर वो 3 लोगों से हम सेटिस्फाइड नहीं है। तो हमें बेसिकली आफ्टर द डेट ऑफ एप्लीकेशन 1 या 2 मेंबर्स को तो हम एंटरटेन कर लेंगे अगर वो सीज होते हैं, डिमाइस हो जाता है, बट अगर ये नंबर 50% से ज्यादा जाता है तो फिर वहां पे आप इनवैलिड हो जाएंगे। नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट सेक्शन 5 में बात करता है इन केस ऑफ ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कमैन द नेम्स, ऑक्यूपेशन एंड एड्रेसेस ऑफ द प्लेस ऑफ वर्क ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन मेकिंग द एप्लीकेशन। जो लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं उनका नाम, ठीक है, एड्रेस, कहाँ वो काम करते हैं, ये सारी चीजें, ऑक्यूपेशन, ये सब चीजें आपको इन डिटेल बतानी। क्लियर? नेक्स्ट सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या कहता है द पेमेंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। यस, जब हम एक्ट को पढ़ रहे थे आईएएस हमारे फर्स्ट क्लास में, तब हमने कहा था एक 25 पैसे का सब्सक्रिप्शन अमाउंट है जिसमें अमेंडमेंट हुआ है। अब ये वो अमेंडमेंट है जिसे हमें डिस्कस करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें क्वेरी भी रेज की थी, तब मैंने कहा था आपसे कि कलेक्टिवली हम अमेंडमेंट्स को डील करेंगे। अब अगर आप रूरल वर्कर्स हैं तो 1 रुपी पर एनम, ठीक। अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं तो 3 रुपीज, अगर आप बेसिकली किसी और केस में हैं तो 12 रुपीज। अब क्वेश्चन ये है, ये संख्या जो 1, 3, 12 रुपए हैं, ये 500, 1000, 1500 या 2000 क्यों नहीं? ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि भाई इतना कम क्यों, राइट? तो आपको बता दिया जाए, अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है वो काफी हद तक क्लियर है, बट मेक श्योर ट्रेड यूनियन का पर्पस क्या था? वेलफेयर,
जब आपका वेलफेयर पर्पस है तो वो कैपिटलिस्ट कैसे हो सकता है? आप यहाँ 1,500 2,000 चार्ज नहीं कर सकते, नॉमिनल अमाउंट आपको चार्ज करना है, बिकॉज द पर्पज ऑफ ए यूनियन इज वेलफेयरिस्टिक, ये सब कुछ जनरल फंड में जाता है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट अमेंडमेंट इज द वर्ड अपॉइंटेड की जगह हमने इलेक्टेड को रिप्लेस किया है, सब्स्टिट्यूट किया है। देन एच एच, यस, जो ड्यूरेशन है पीरियड बीइंग नॉट मोर देन 3 years for which the members of the executive and the other office bearer of the trade union shall be elected. टाइम पीरियड या टर्म दे दिया गया है, फोकस कीजिएगा, टाइम पीरियड या टर्म आपको दे दिया गया है विच सेज दैट द members of the executive and other office bearer वो इलेक्ट किए जाएंगे फॉर द टर्म ऑफ 3 years. फाइन. Minimum requirement about membership of a trade union. A registered trade union of workmen shall at all times continue to have not less than 10% or 100 of the workmen, whichever is less. At all time, at least इनके पास 10% या 100 ये रहने चाहिए, सब्जेक्ट टू मिनिमम वो 7 वाला जो टर्म अभी हम पढ़ के आए थे ना, एटलीस्ट 7 शुड बी द पीपल जो कि उस एस्टेब्लिशमेंट या इंडस्ट्री में एंगेज है या कनेक्टेड है। क्लियर? चलिए, अब अमेंडमेंट जो सेक्शन 10 में किया गया है उस पर देख लेते हैं। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है कि रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है वर्कमैन की, उसने प्रॉपर रिक्विसाइड कंप्लायंस नहीं किया है, पॉलिसीज फॉलो नहीं किए, रूल्स फॉलो नहीं किए, तो इन केस रजिस्ट्रार सीज टू हैव रिक्विसाइड नंबर ऑफ मेंबर्स, अगर रजिस्ट्रार को ये लग गया है कि ट्रेड यूनियन में जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं रिक्वायर्ड वो नहीं है पूरे या सीज हो चुके हैं, तो इन दैट केस रजिस्ट्रार कैन डिनाई फॉर द सेम, डिनाई फॉर योर एप्लीकेशन। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। चलिए, where the head office is situated in an area, section 11 पे जरा आइए। हमने ये देखा है where the head office is situated in an area falling within the jurisdiction of a labor court or an industrial tribunal to that court or tribunal as the case may be। अगर आपका जो हेड ऑफिस है वो किसी ऐसे एरिया में है जहां पे लेबर कोर्ट का ट्रिब्यूनल है या फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का जुरिडिक्शन है, तो इस केस में आप वहां भी अपील कर सकते हैं। अब वापस से आपके क्वेश्चन पे आते हैं जो क्लास फर्स्ट में पूछा गया था और मैंने उसका आंसर भी दिया था आपको, बट आई गेस अब देखा जाए कितने स्टूडेंट्स अवेयर थे एट दैट टाइम। आपने कहा था मैम हाई कोर्ट में अपील करने का टाइम पीरियड क्या होगा? आई सेड कि लिमिटेशन एक्ट को फॉलो कीजिए। तो जब हम लिमिटेशन एक्ट को फॉलो करते हैं तो देयर इज अ टाइम पीरियड ऑफ 60 days। अगर आपने नहीं देखा होगा या नहीं पढ़ा उस चीज को तो इसको नोट कर लीजिए, तभी मैं कहती हूँ मार्जिन नोट्स बनाइए अपनी कॉपी में, ऑल दोज रेफरेंस मटेरियल जो आपको मिलेगा दैट इज फाइन, बट स्टिल अपनी कॉपी में साइड लाइन में ना मार्जिन नोट्स इस चीजों को अपडेट करते रहिए। ओके, clear? Proportion of office bearers to be connected with the industry not less than 1/2 of the total number of office bearers की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिए, फोकस कीजिएगा जरा। ऑफिस बेयर जो हैं that should not less than 1/2 of the total number, 1/2 of the total number of the office bearer of every registered trade union in an unorganized sector shall be persons actually engaged। ये जो ऑफिस बेयरर्स है ना, जितने भी हैं उनमें एटलीस्ट हाफ ऐसे होने चाहिए जो उस एक्टिविटी से, एस्टैब्लिशमेंट से, इंडस्ट्री से कनेक्टेड हो। फाइन। हाँ, अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे जो कि स्पेशल या जनरल ऑर्डर से डिक्लेयर कर सकती है कोई भी एप्लीकेशन, जो कोई भी प्रोविजन जिसका एप्लीकेशन ट्रेड यूनियन को नहीं करना या उन पर अप्लाई नहीं होगा। क्लियर? अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? जैसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल गैजेट में बता दिया है कि भाई ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर होगा, एक्सप्लेनेशन में बात क्लियर की गई है। इसलिए आपसे कहते हैं जब बेयर एक्ट पढ़िए तो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द बेयर एक्ट शुड बी देयर। ओके, हर चीज को फोकस कीजिए। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था दैट इंडिया वर्ड जो रिमूव हुआ है वो किस अमेंडमेंट से रिमूव किया गया है, तो स्टूडेंट्स ने आंसर दिया था 1964 अमेंडमेंट। एक्सीलेंट, सही है। अब बात ये कि अमेंडमेंट फोर्स में कब आया था? यस, आई वॉज एक्सपेक्टिंग। पढ़िए तो पूरी तरीके से पढ़िए, अप्रैल 1965। ध्यान रखिए इस बात को, ये इस अमेंडमेंट का इफेक्ट डेट है। हमेशा हम फुट नोट्स में WEF देखते हैं ना, विद इफेक्ट फ्रॉम, तो इस चीज पर नोटिस किया कीजिए। आधी अधूरी जानकारी हमारे आंसर्स को और हमारे मार्क्स को ले जाती है। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे जो हमने देखे थे, राइट? अब लैंडमार्क्स जजमेंट की तरफ हम चलते हैं। यस, फाइन, ठीक है ना, नॉट गिविंग प्रॉपर रेस्ट, फाइन, ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो गई। और
ओके, जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं। हम्म। ओके, अनहाइजीनिक कंडीशन, एटमॉस्फेयर, ह्यूमन, वेरी गुड, एक्सेलेंट। सी क्रिएटिव गार्म, यस यस, वेरी गुड, न्यू पॉइंट, यस, यूनिक। चलिए, प्रमोशंस और बताइए। यस, ओहो, यस, थ्रेटन करना। चलिए, ये तो बहुत ही अनफेयर हो गया भाई। यस, इंफॉर्मेशन। ओके, फाइन। तो हमने अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस की बात की, तो आपने पॉइंट्स उठाए हैं, माइनस को वर्क करना, एक्सटेंसिव टाइमिंग्स को रखना ना, 8 घंटे 12 घंटे काम करा रहे हो, रेम्युनरेशन टाइम पे नहीं दे रहे हो, 800 की बात थी 200 रुपए दे रहे हो, ठीक है, ये सारी चीजें बेसिकली प्रमोशन रोक रहे हैं आप उनके। तो अनहाइजीनिक कंडीशंस में वर्क करना पड़ रहा है, रेस्टिंग पीरियड्स नहीं दिए जा रहे हैं उनको, तो ये सारी चीजें अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस में आती हैं। तो जो क्रिएटिव गारमेंट्स लिमिटेड का जजमेंट था, उसने क्या कहा कि भाई जो इशू है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस का बाय एम्प्लॉयर्स, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई डिनाइंग लेजिटिमेट ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज, आप क्या कर रहे हो, एक तो जो ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज होनी चाहिए लेजिटिमेट है, सही है, बिल्कुल लॉफुल है, वो तो आप डिनाई कर ही रहे हो, आप यूनियन मेंबर्स को विक्टिमाइज भी कर रहे हो, ठीक है, कंस्टिट्यूट अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस भी चला रहे हो। द कोड सेड एम्प्लॉयर्स टू रिफ्रेन फ्रॉम एनी एक्शन दैट वुड हिंडर द लॉफुल फंक्शनिंग ऑफ ट्रेड यूनियन। आपके जो बॉसेस हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, बेसिकली यू हैव टू बी वेरी अवेयर कि आप इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको अवॉइड करें, सो दैट जो ट्रेड यूनियन की फंक्शनिंग होना वो कहीं से रिस्ट्रिक्ट ना हो। सो एक्सीलेंट। चल, Gujarat Mazdoor Sabha versus State of Gujarat, October 2020. The Supreme Court addressed the constitutionality of certain state amendments that imposed restriction on the formation of trade union. The court held such amendments violated the fundamental right to form associations under Article 19(1)(c) of the Constitution. The judgment reinformed the autonomy of trade unions and limited the state's power to interfere in their internal matters. देखिए, कल हमने बेसिकली कुछ जजमेंट्स देखे थे जिसमें हमने ये कहा था कि आई गिव यू द ब्रीफ कि ट्रेड यूनियंस जो हैं कहाँ वर्कमैन वर्क करेगा उसके रिगार्डिंग इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती। वैसे ही स्टेट की पावर लिमिटेड है, आप ट्रेड यूनियन के इंटरनल मैटर्स में नहीं इंटरफेयर कर सकते। अगर हम मैनेजरियल फंक्शंस में नहीं इंटरफेयर कर रहे हैं तो हमारे इंटरनल मैटर्स में स्टेट्स इंटरफेयर नहीं करेंगी, बिकॉज ट्रेड यूनियन कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, स्टेट्स को पावर, स्टेट्स गवर्नमेंट को भी पावर है, तो भाई आप ऐसे नॉर्म्स नहीं बनाएंगे, फाइन, ऐसे अमेंडमेंट्स नहीं लाएंगे जो कि 19(1)(c) को वायलेट कर रहे होंगे, जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे होंगे टू फॉर्म एसोसिएशंस, फाइन। तो इसको रिगार्डिंग क्या इंश्योर किया गया था? ऑटोनॉमी ऑफ ट्रेड यूनियंस। भाई पावर आपके पास भी है, बट उस पावर को ना रीजनेबली एक्सरसाइज कीजिए, टू नॉट वायलेट देयर ऑटोनॉमी। ये कहा गया था गुजरात मजदूर सभा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में। चलिए, then next, Oil and Naturals Corporation versus Krishna Gopal, Feb 2020. In this case, Supreme Court aimed at the scope of immunity available to trade unions under Section 18. The judgment clarified that trade unions are granted certain immunities to perform their legitimate functions, but does not extend to actions that are criminal in nature. Section 18 क्या था? कोई ब्रीफ कर सकता है फटाफट से? Yes. सेक्शन 18 क्या था? क्या इसकी बात कर रहा था सेक्शन 18 इम्यूनिटीज? Whether section 18 was talking about immunities? See, section 18 कह रहा था आपसे कि भाई जो ट्रेड यूनियन के लॉफुल फंक्शंस है ना, उसमें उनको इम्यूनिटी दी गई है, फाइन, टॉर्शस एक्ट है, लेकिन ये सब कब तक एक्सटेंड, कहां तक एक्सटेंड नहीं होगा? क्रिमिनल नेचर या बियॉन्ड लॉफुल ऑब्जेक्टिव पे एक्सटेंड नहीं होगा। ये इम्यूनिटी वहीं रुक जाएगी जहां तक आप लीगल हैं, लॉफुल हैं, लेजिट काम कर रहे हैं। जैसे ही आपका नेचर क्रिमिनल हुआ, अनलॉफुल हुआ, ये इम्यूनिटी वहां पे खत्म हो जाएगी, फाइन। तो
ये जो जजमेंट्स है ना, ये क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली आपके जो सेक्शंस है ना, इनके स्कोप को और क्लियर करते जा रहे हैं कि किस चीज का आप इंटरप्रिटेशन गलत करके चलते जा रहे हो, वो नहीं कर रहा है आपको। सेक्शन 18 के लिए इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। करूर व्यवसाय बैंक रिटायरीज एसोसिएशन वर्सेस डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ लेबर, जनवरी 2020। Madras High Court held that retired employees have the right to form associations or trade unions under Trade Union Act. ठीक है भाई, retired employees को right है associations या trade unions बनाने का. They also emphasized that the act does not restrict the formation of trade unions solely to current employees, thereby allowing retired personnel to register their unions to address issues like पेंशन एंड पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट। अब भाई हमने लेबर के वर्क के दौरान तो सारी समस्याएं इन 3 दिनों में डिस्कस की थी, ये टॉपिक हमने नहीं उठाया था। चलिए बहुत अच्छा, मैंने इसलिए कहा था कि लैंडमार्क जजमेंट जरूरी है। बेसिकली हमने डिस्कस किया कि भाई वर्कमैन को परेशानी क्या है, लेबर को क्या परेशानी है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस क्या है। लेकिन भाई जब वो व्यक्ति रिटायर्ड हो गया है, अब उसकी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो उसके साथ है पेंशन, ठीक, या फिर जो भी पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट जिनके वादे किए गए थे उनके बारे में अब कोई बात नहीं कर रहा। तो इस केस में कोर्ट ने कहा था कि भाई जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं उनको भी राइट है कि अपनी एसोसिएशन या अपनी यूनियन में बनाए, और जो उनके इंटरेस्ट हैं, बेसिकली जो उनके इश्यूज हैं रिगार्डिंग पेंशंस हैं, अदर बेनिफिट्स एंड पर्क्स हैं जो आफ्टर रिटायरमेंट दिए जाते हैं, उनको डिस्कस किया जाए। फाइन, तो यहाँ पे ट्रेड यूनियन के एस्पेक्ट को इनलार्ज किया गया है कि आप सिर्फ एक साइडेड मत सोचिए, आफ्टर द रिटायरमेंट ऑल्सो देयर कैन बी सर्टेन अनफेयर प्रैक्टिसेस गोइंग ऑन, उसके लिए भी यू कैन वर्क। सो रिटायर्ड एम्प्लॉयज के लिए दिस वाज वेरी मच बेनिफिशियल। यस, कोई समस्या यहां तक? कोई इनपुट देना चाहेगा अपना? ओके, फाइन फाइन फाइन। जेके जूट मिल मजदूर मोर्चा वर्सेस जुकीलाल कमलापत जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड, April 2019. Supreme Court addressed whether a trade union could be considered an operational creditor under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. It held that the trade union representing its member is indeed an operational creditor, and it is an entity to whom operational debts such as unpaid wages are owed. This judgment basically clarified standing of trade union in insolvency proceedings. इससे मैं आपको एक लैंडमार्क जजमेंट लिखवाऊंगी जो कि एक फॉलो अप होगा। अच्छा कि हुआ ये टॉपिक सामने आ गया। अब देखिए होता क्या है, ये पहले तो क्वेश्चन पूछ लूं मैं आपसे कि आप मुझे क्लैरिफाई करें कि आप लोगों का स्टैंड क्या है इसमें। एक मैटर था जिसमें जो ट्रेड यूनियन ने कुछ शेयर्स परचेज किए, पर्टिकुलरली यूटीआई शेयर्स करके किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए गए, ठीक है ना। अब और ये शेयर्स किसने परचेज किए? ऑफिस बेयरर्स ने, ऑफिस बेयरर ने। अब ये बताइए क्या ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो एक्टिविटी है वो वैलिड है या इनवैलिड है? जस्टिफाई कीजिएगा। यस, ऑफ इट इज वैलिड, वेरी गुड। वेरी गुड। अब यस, आपकी आपकी रेलगाड़ी को मैं थोड़ा सा रोकूंगी, थोड़ा सा क्वेश्चन को अपन हिंट कर रहे हैं। अगर जनरल फंड में से आपने पैसा निकाल के शेयर में इन्वेस्ट किया है बाय ऑफिस वेयरर, अब अपना स्टैंड बताइए। चलिए, ऐसा क्यों? ऐसा तुम्हारा आंसर अभी तो बहुत रेलगाड़ी से जा रहा था, अब कैसे बदल गया? अच्छा, हाँ, अब क्यों चेंज हो गया? अभी तो जनरल फंड ही तो यूज किया है, ऑफिस बेयर नहीं किया है। आपके स्टैंड पे ही जा रही हूं मैं भी। हाँ जी, इनपुट्स प्लीज। हम्म। हम्म। इसको कहा जाएगा, यस वेरी गुड, नॉट बैड, एक्सेलेंट, स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है, आप यानी ऑफिस बेयरर, नॉट विकास। स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है ना जनरल फंड में से पैसा निकाल के, ये कैपिटल में इनवैलिड है, बिल्कुल लीजिए।
हाईली इनवैलिड है ये, बिकॉज जैसा कि कहा गया सेक्शन 15 में, बार कल सेक्शन 15 में बहुत डिस्कशन हुआ था, जनरल फंड है, वेलफेयरिस्टिक अप्रोच है। हमने जब पॉलिटिक्स और बेसिकली एक अलग सिविक फंड की बात की थी, आपके मेंबर्स अगर, यस सेक्शन 16, वेरी गुड, अगर हमने उसकी बात अलग की थी तो उसका पर्पस क्या था कि भाई जनरल फंड को टच नहीं करना है। तो आपने जनरल फंड में से पैसा निकाल के यूटीआई के शेयर परचेस कर ली, ये स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट है, ये इनवैलिड है। इस केस को मेंशन कर लीजिए, द केस इज मारिया रेपेसो, आई विल राइट डाउन द नेम, ये शायद इस पीडीएफ में नहीं, दिस इज समथिंग अराउंड माय नोट्स आई गेस, लेट मी सी आगे होगा बट स्टिल आप लिख लीजिए। सो इट इज वर्सेस एच.एम. भंडारकर। भंडारकर एंड अदर्स, इस केस को मेंशन कर लीजिए और ईयर है 1993। अब या तो आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए और शुड आई मेक यू राइट, बताइए। यस, शुड आई डिक्टेट? ठीक है, तो आप इसको मेंशन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट केस लॉ है ये, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट इनवैलिड है, जनरल फंड्स का पैसा निकालना गलत है। यस, चलिए। ऑल एस्कॉर्ट्स एम्प्लॉय यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, मार्च 2018। हम रिसेंट से बैक की तरफ जा रहे हैं, 2024 से हमने स्टार्ट किया था। दिस जजमेंट डेल्ट विद द राइट्स ऑफ ट्रेड यूनियन इन नेगोशिएटिंग एम्प्लॉयमेंट टर्म्स। सुप्रीम कोर्ट ने एम्फोसाइज किया था दैट रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियंस हैव द राइट टू नेगोशिएट ऑन बिहाफ ऑफ देयर मेंबर्स। अच्छी बात है भाई, जो रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियंस है उनके पास बिल्कुल राइट है अपने मेंबर्स के बिहाफ पे नेगोशिएट करने का, एंड दैट एम्प्लॉयर्स जो हैं उनको एंगेज होना पड़ेगा कलेक्टिव बार्गेनिंग में इन गुड फेथ। बिल्कुल सही। कोर्ट ने यह भी हाईलाइट किया था इंपॉर्टेंस ऑफ एडहरिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ड्यूरिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट यूनियन मेंबर्स। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होते हैं भाई? यस, मुझे पता चला नॉन लीगल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी हैं, इसलिए सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस? एंड एंड हम्म, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डिस्क्रिमिनेशन बायस नहीं होना चाहिए, पर्सनल बायस, रीजन डिसीजंस होने चाहिए, ये सारे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होते हैं जो, यस यस, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, एक्सेलेंट। यस, टू हियर द अदर साइड, वेरी गुड, एक्सेलेंट। आपका नाम? पंकज, एक्सेलेंट पंकज। तो बिल्कुल सही, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा भाई? सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा कि अगर आप डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी करते हैं, बहुत कॉमन है होना, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का मतलब ये नहीं कि आपने सामने वाले की बात ही नहीं सुननी, आप जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो सारे फॉलो करेंगे अगेंस्ट यूनियन मेंबर्स। फाइन। दूसरी चीज भाई, अगर एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग नेगोशिएट करना चाह रहे हैं यूनियन मेंबर्स अपने ही किसी मेंबर के लिए, तो एम्प्लॉयर्स इग्नोर नहीं कर सकते, उनको एंगेज होना पड़ेगा कलेक्टिव बार्गेनिंग में। फाइन, क्योंकि भाई ये थोड़ी ना है कि आप टाइम देके मिल ही नहीं रहे हो, अरे 5 बजे आ जाना, 5 बजे सर गायब है, ठीक है, 6 बजे आ जाना, ऑफिस में ताला लगा है, ये सब नहीं चलेगा। तो आपको कलेक्टिव बार्गेनिंग का पार्ट होना पड़ेगा और सारे ही प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करने पड़ेंगे। और अगर आप बेसिकली एम्प्लॉयमेंट नहीं चाह रहे हैं या फिर आप डिसमिस कर रहे हैं या फिर टर्मिनेट कर रहे हैं, वॉट एवर द रीजन इज, रीजन डिसीजन आपको देने पड़ेंगे। एंड इफ द ट्रेड यूनियन फील्स लाइक कि आपका जो बात है ना वो अनरेशनल है, वो जो है वो इलॉजिकल है, तो उस केस में वो क्या करेंगे? उस केस में बेसिकली वो सब्सटेंशियल एविडेंस के साथ आपके टर्मिनेशन को चैलेंज करेंगे कोर्ट में। क्लियर है? यूनियन शॉप डिस्ट्रीब्यूटिव एंड अलाइड, यस यस। अच्छा, ओके, सॉरी, हम उस पर चले गए थे, केस लॉ पे चले गए। ओके ओके फाइन, चलिए आ जाइए। सो ऑपरेशनल क्रेडिटर की बात हुई थी। अब देखिए, अपन ने बात की थी ना, क्लास सेकंड या क्लास फर्स्ट में डिस्कस किया था, डिपेंडेंट्स की बात हुई थी, है ना, कि इन केस कोई डिमाइस हो जाता है किसी मेंबर का, ओके, डेथ हो जाती है, अनएम्प्लॉयड हो जाता है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो एक तरह से आपके जो ये ट्रेड यूनियन है ये ऑपरेशनल क्रेडिटर का भी काम कर रही है।
है ना, ये उनके जो भी ऑपरेशनल डेट्स हैं, अनपेड वेजेस के, ये इसका अगर हम जजमेंट को फोकस करें ना, तो ये जजमेंट क्या कहता है, क्या जो ट्रेड यूनियन है वो से हम ऑपरेशनल क्रेडिटर मान सकते हैं अंडर आईबीसी 2016। तो हेल्ड ये हुआ था कि ट्रेड यूनियन अपने मेंबर्स को जब रिप्रेजेंट करती हैं तो वो ऑपरेशनल क्रेडिटर की तरह वर्क करती हैं। अगर आपने एक मेंबर की पे नहीं दी है तो यू ओ टू द ट्रेड यूनियन, बेसिकली यू आर बेसिकली अंडर डेट ऑफ द ट्रेड यूनियन, दैट आपने वो सारे अनपेड वेजेस जो हैं, जो भी जजमेंट्स के बाद जो भी उसकी कॉम्पेंसेशन बचता है, मॉनेटरी जो भी फंड्स है, तो वो आप पूरे ट्रेड यूनियन को वो करते हो और वो आपको उन्हें देना पड़ेगा। सो दे एक्ट एज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर बिकॉज दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ द मेंबर्स इन केस ऑफ एक्स वाई जेड रीजन, उनके एजुकेशन के लिए, रिलीजियस सेरेमनीज के लिए, डिपेंडेंट्स के लिए। सो दैट्स वाई इस क्वेश्चन का आंसर आया था पॉजिटिव में, दैट यस ट्रेड यूनियन वर्क एज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर in insolvency. And this judgment clarified the standing of trade unions in insolvency proceedings. Basically ये term उनके क्रेडिटर के लिए ज्यादा ओपाइन किया गया था कि आप उसे ये मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। तो कोर्ट ने कहा था कि हाँ जी बिल्कुल मान सकते हैं, बिकॉज वो सारे काम कर भी रहे हैं। एंड इफ यू ओ मनी टू अ मेंबर, यू ओ मनी टू द एंटायर ट्रेड यूनियन। यस और नो? यस, ओके। चलिए, फेडरेशन ऑफ बैंक भी रह गया था हमने। फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 मार्च। ओके, इफ माय टेम्पो गोज हाई ना, अगर मेरी स्पीड ज्यादा हो रही है तो काइंडली रेज योर हैंड और आप बोल सकते हैं। नाउ द सुप्रीम कोर्ट examined the issue of amalgamation of banks and its impact on the service conditions of employees. The court held that while the government has the authority to amalgamate banks in the public interest, it must ensure that the service condition of the employees are protected and the employees unions are consulted during the process. इसका इंटरप्रिटेशन कोई बताना चाहेगा? जी, एनीवन? फेडरेशन ऑफ बैंक, ओके, किसकी? अरे ट्रेड यूनियंस का अमेलगमेशन, सोचिए जरा क्या कह रही हैं आप। इधर फोकस कीजिए जरा। हम्म। 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 ओ, राइट राइट राइट, यानी जो ओल्ड बेसिकली आपके बैंक्स जो अमलगेमेट होते हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, कर तो गवर्नमेंट ही रही है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में हो रहा है सब कुछ, कि भाई जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सर्विस कंडीशन स्विच ना हो। कभी कभार ओवर पावरिंग हो जाती है ना, जब दो या दो से ज्यादा बैंक अमलगेमेट होते हैं, तो जिसमें जो ना हाई एंड माइटी बैंक होता है, उनके एम्प्लॉयज ना दूसरे एम्प्लॉयज को ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं, सप्रेस करते हैं, बेचारे एक्सप्लॉइट भी थोड़ा सा हो जाता है यहाँ पे। तो भाई उन्होंने क्या कहा कि आप जब ये प्रोसीजर कर रहे हो ना, तो उनकी जो रिस्पेक्टिव यूनियंस है ना, उनको भी जरा कंसल्ट कीजिए। वो भी अपनी कंडीशंस अप्लाई करेंगे, भाई आप करना चाहें तो कर लीजिए, लेकिन ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, भाई हमारे एम्प्लॉयज का शोषण नहीं होना चाहिए, ना सप्रेशन नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक्सेलेंट। चलिए, yes, collective bargaining in good faith, done. UNICEF Shop Distributive and Allied Workers versus Tesco Stores Limited. The UK Supreme Court ruled that the Tesco was not titled to use hire and rehire है basically ये tactics to remove certain workers increased pay। देखो होता क्या है ना, इसका मैं आपको पर्पस बताती हूँ। कभी कभार क्या होता है ना, एक टाइम के बाद आपको पेमेंट बढ़ानी होती है ना वर्कर्स की। तो कुछ इंडस्ट्रीज ने या एस्टेब्लिशमेंट्स ने ना ये दिमाग में डाल लिया है अपने, कि पेमेंट बढ़ाने से अच्छा है पुराने वर्कर्स को हटाओ, नए वर्कर्स को लेकर आओ, है ना। पुराने वर्कर्स हटेंगे, ठीक है, नए वर्कर्स आएंगे, हम उसमें से ही उनको कुछ एक या तो लेस फेवरेबल करके या कोई भी एक छोटा अमाउंट देके हम उन्हें रख लेंगे, तो हमको ये बार बार इंक्रीज पे करने का सिस्टम हटेगा। तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो है ना, ये सिस्टम गलत है। आप जो है उनको नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर कर सकते हो। आपके वही बात है ना, कलेक्टिव डिस्कशन कर लीजिए। आपको हाइट एंड पे नहीं करनी है तो पर्क्स बढ़ा दीजिए। यूके अगर आप मिड पे वे निकालें तो बहुत सारे निकल सकते हैं, बट अगर आप ये प्रैक्टिस रख लोगे ना कि भाई ये जो है पुराने वर्कर्स को निकाल दो, नए को लेते हैं, कम पे हायर कर लेंगे, फिर यही करती है, साइकिल चलाते रहेंगे, ये गलत है।
दिस इज नॉट फेवरेबल, ठीक है ना। तो ट्रेड यूनियन मूवमेंट में ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर बेसिकली ये बहुत छोटा सा मुद्दा नहीं है, ये बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट्स में होता है, बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट, ये प्रैक्टिस आज भी चल रही है, ठीक है। कुछ बहुत ही एक्सट्रीम प्राइवेट सेक्टर्स हो गए जहां पे प्रैक्टिस चल रही है कि वर्कर्स को वर्क नहीं बढ़ाना है, हमें पे नहीं बढ़ाना है तो बाहर निकाल दो। तो उन्होंने कहा भाई ये तो नहीं चलेगा, फायर एंड रीहायर जो सिस्टम है, उन्होंने कहा नहीं ये तो नहीं चलेगा, यू हैव टू बी वेरी ओपन विद योर वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज, यू हैव टू थिंक अबाउट देयर वेलफेयर ऑल्सो। आपका आपका प्रॉफिट भी कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव है, बट उनका वेलफेयर भी तो है भाई, अगला आपके यहाँ काम ही तो कर रहा है, ओके, दे आर नॉट गेटिंग पे फॉर डूइंग नथिंग। तो इस सारे कॉन्सेप्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया था। क्लियर? यस, चलिए। द कोस्टल यूके लिमिटेड वर्सेस डंकली ओवर अक्टूबर 2021, the Supreme Court held that an employer's direct offer to employees bypassing collective bargaining. Employers, अरे वाह, direct offer to employees bypassing collective bargaining with the union violated the Trade Union and Labor Relation Consolidation Act 1992. Court emphasized the importance of collective bargaining. यहाँ मैंने इसलिए उस लास्ट 2 क्लासेस में इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं किया बिकॉज यहाँ पे ये बहुत बार ही आ रहा है। देखिए, एम्प्लॉयर अगर इस स्टेप को स्किप करके ना, कलेक्टिव बार्गेनिंग के स्टेप को स्किप करके सीधे ना बाईपास करते हुए सीधे एम्प्लॉयज को अगर ऑफर करेंगे तो ये वायलेशन है 1992 के एक्ट का। कोर्ट ने कहा कलेक्टिव बार्गेनिंग इंपॉर्टेंट है फॉर द एम्प्लॉयर्स, ताकि आप ना भाई एक प्रोसीजर तो फॉलो होना चाहिए ना। अगर भी कलेक्टिव बार्गेनिंग में बहुत सारे इंटरेस्ट सामने आते हैं, आपने कहा नहीं नहीं कोई नहीं करनी है, हम तो सीधा हमारा ऑफर ये है, मानना मानो नहीं मानो मत मानो, ये वाला सिस्टम नहीं चलता है ना। एक एस्टैब्लिशमेंट में ना एक चेन ऑफ सिनेरियोस होते हैं, चेन ऑफ इवेंट्स होता है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। एक ऑर्गेनाइज्ड सेटअप में, ये कोई अनस्ट्रक्चर्ड सेटअप की बात नहीं हो रही, ये ऑर्गेनाइज सेटअप है। यहाँ पे आप बाईपास नहीं कर सकते अथॉरिटीज को या प्रोसीजर्स को। स्किप वाला जो फॉर्मूला है ना वो यहाँ वर्क नहीं करता है। क्लियर है मेरी बात? यस, फाइन, चलो। टाइम एंड वेयर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट एग्जीक्यूटिव वर्सेस नेशनल यूनियन ऑफ रेल क्या हेल्ड हुआ था? द सुप्रीम कोर्ट एड्रेस द रेक्टिफिकेशन ऑफ कलेक्टिव एग्रीमेंट्स incorporated into individual employment contract. Next set to amend a 2012 collective agreement to correct an alleged mistake regarding a productivity bonus included in employees' basic pay. The court ruled that any claim for rectification should be directed against individual employees affected, not the unions, emphasizing the necessity of including all parties whose rights would be impacted in such proceedings. The judgment illustrated the evolving legal landscape. कोई यहाँ इसको इंट्रोड्यूस करने का या इंटरप्रेट करने का कार्यभार संभालेगा? यस, एनीवन? अरे भाई गलत ही तो इंटरप्रेट होगा यार। यस, प्रयास कीजिए इंटरप्रेट करने का। ओके, श्योर। अच्छा, चलिए और। यस, कंटिन्यू और। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किया रेक्टिफिकेशन ऑफ कलेक्टिव एग्रीमेंट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम इसके मुद्दे पे आए, इसके बेसिक क्रक्स पे, तो जो प्रोडक्टिविटी बोनस है अगर, ठीक है ना, उसको आपने बाय मिस्टेक से इंक्लूड नहीं किया बेसिक पे में, या करना था, ये जो भी आपके ये मिस्टेक्स हुई है ना, ये जो रेक्टिफिकेशन है ये उसी एम्प्लॉय के पास इम्पैक्ट होना चाहिए जिसके अकाउंट में ये मिस्टेक हुई है। बेसिकली जहां पे ये प्रोडक्टिविटी बोनस जहां पे जुड़ना था, जिस भी XYZ पर्सन के में नहीं जुड़ा है, तो ये उसके अकाउंट को इम्पैक्ट करना चाहिए, राइट, ना कि पूरी यूनियन के।
तो ऑल्दो कलेक्टिव एग्रीमेंट है बट इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट भी तो है। तो अगर इस तरह की गलती होती है ना, ये वो अब ऑब्वियसली बात है भाई, ए का बोनस है तो वो ए का बोनस जो है वो ए से लेके जेड तक थोड़ी ना डिस्ट्रीब्यूट होगा, गलती तो इसके अकाउंट में हुई है, तो भाई इसको डायरेक्ट करो ना इंस्टेड ऑफ पूरी यूनियन के। फाइन। और अगर पूरी यूनियन के आप रीशफलिंग करेंगे तो सबके ही राइट्स इंपैक्ट होंगे, यस और नो? हाँ जी, जुलाई 2024 का है, रीसेंट है, ध्यान रखिए। तो ये सारे मैटर्स जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किए हैं टाइम एंड अगेन। फाइन, चल। कर्नाटका एम्प्लॉय एसोसिएशन वर्सेस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, दिसंबर 2024, काफी ही लेटेस्ट हो गया। The Karnataka High Court addressed the issue of trade union registration and jurisdiction. The petitioner challenged the registration of trade union operating beyond its territorial limit. The court held that a trade union registered under Trade Union Act must operate within jurisdiction specified in its registration and cannot extend its activity beyond those limits without proper authorization. This judgment emphasized the importance of adhering to the statutory framework governing trade union operation. आपने जब provisions पढ़े थे कल, तो आपने देखा था कि आपको बताना पड़ेगा अपना नेम, अपना एड्रेस, ऑक्यूपेशन, ठीक है ना। जब आप ट्रेड यूनियन रजिस्टर करवाए जाएंगे तो कहाँ ऑपरेट हो रही है, रजिस्टर्ड हेड ऑफिस कहाँ होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्यों? इसमें किसी ने आंसर दिया था टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। बेसिकली आप ट्रेड यूनियन जहां रजिस्टर्ड हैं, आपका पावर या आपका ऑपरेशनल फील्ड उस जुरिडिक्शन के बाहर नहीं हो सकता। अपनी एक्टिविटीज आप उस जुरिडिक्शन के बाहर बियॉन्ड दोज लिमिट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने क्या हाईलाइट किया कि भाई आपका जो स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क है, बेसिकली आपने जो रूल्स खुद ने ही बनाए हैं, ठीक है, उनके अंडर तो आपको काम करना पड़ेगा ना। यू कैन नॉट बेसिकली मोल्ड योर ओन रूल्स। तो आप अपने अपने टेरिटोरियल जुरिडिक्शन आप कहाँ का आप ऑपरेट कहीं और कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। तो कोर्ट ने बेसिकली आपके फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग इस मैटर को हाईलाइट किया था। क्लियर है? Okay. Mercer versus Alternative Future Group Limited, June 2024. The Supreme Court addressed whether workers are protected from employer retaliation when participating in industrial action. The court held that Trade Union and Labour Relations Act 1992 was incompatible with Article 11 of the European Convention on Human Rights, as it did not protect workers from detriment for participating in strikes. This to declaration of incompatibility, highlighting the need for legislative reform to safeguard the right to strike. देखिए, यहाँ पे ना इंटरनेशनल नॉर्म वर्सेस हुआ एक्ट। इस केस में बेसिकली हाईलाइट किया गया कि आपका जो पर्टिकुलर एक्ट है वो जो ह्यूमन राइट्स के कन्वेंशन है आर्टिकल 11, उससे जो है भाई कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, कंपेटेबल नहीं है। आप अगर वर्कर्स के राइट को, जो कि बेसिकली जब वर्कर्स स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, तो एम्प्लॉयर्स तो रिटेलिएट करेंगे ही करेंगे। तो एम्प्लॉयर के रिटेलिएशन के अगेंस्ट भी हमको सेफ गार्ड प्रोवाइड करना है। और अगर आपका लेजिस्लेशन सेफ गार्ड प्रोवाइड नहीं कर पा रहा वाइल, तो उस केस में आपको रिफॉर्मेशन की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है, थोड़ी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। यू आर रिक्वायर्ड टू रिफॉर्म योर नॉर्म्स, बिकॉज आपका जो एक्ट है ना वो इंटरनेशनल कन्वेंशंस के भी रिफॉर्म्स में नहीं आ रहा है, इंटरनेशनल कन्वेंशंस के भी अबाइडेंस में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये इंटरनेशनल लॉ के एस्पेक्ट में ये केस इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्रक्स याद रखिए कि भाई वायलेशन किसके साथ हो रहा है, इनकम्पेटिबिलिटी, और कोर्ट ने सजेस्ट क्या किया। लास्टली, जीडी डिसूजा वर्सेस पूना एम्प्लॉयज यूनियन एंड अनदर. The Supreme Court addressed the issue of internal disputes within trade unions, particularly concerning the election of office bearers. The court said that internal disputes should be resolved in accordance with the union's constitution and bylaws. कोर्ट ने कहा कि भाई अगर कोई ऑफिस बेयर के इलेक्शन के रिगार्डिंग मुद्दा है तो आपके अगर इंटरनल डिस्प्यूट है वो आपके यूनियन के जो भी बायलॉज हैं, जो भी ऑर्डर्स है ना, उनके अकॉर्डिंग सॉर्ट आउट होना चाहिए। ठीक है, कोर्ट तभी इंटरवीन करे, कोर्ट ने अपनी पावर्स को बताया कि भाई हम तभी इंटरवीन करें जब किसी स्टैट्यूटरी प्रोविजन का वायलेशन हो रहा हो या नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो रहा हो। बाकी अपने मैटर्स को आप अगर इंटरनल मैटर्स हैं तो आपने जो भी बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस बनाए होंगे ना उनके हिसाब से डील कर लीजिए। कोर्ट को बात बात पे लेके मत आइए, हमें तभी लेकर आइए जब रेस वॉल्यूशन हो रहा हो आपके प्रोविजंस का या एक्ट का या फिर नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स का। यहां तक बात क्लियर है? हेलो, चलिए देखिए, ये जो पीडीएफ थी बेसिकली डील्स विद द इंपॉर्टेंट एंड रीसेंट केस लॉस। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा बेसिकली ये नए ग्रुप में होगा, जो ग्रुप बनाया जाएगा आफ्टर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज डन।
हमारी अगली क्लास मोस्ट प्रोबेबली मंडे को होगी। ओके, अगर कोई भी डाउट सिनेरियो है आपका ट्रेड यूनियन एक्ट में, यू कैन आस्क हियर एज वेल। ओके, एंड देन मंडे को बेसिकली मैं पूछूंगी आपसे। ये तो एक छोटा ग्लिम्स था जो मैं Q&A सेशन लेकर आई थी। मंडे को मॉक सेशन होगा जिसमें सारे ही 1 to 33 सेक्शंस का इंडेक्सिंग होगी। ओके, पूछे जाएंगे। इस चक्कर में क्लास को मिस मत कीजिएगा कि जो है हमें याद नहीं हुआ है, याद ऐसे ही होगा। मंडेज मॉक मेरी क्लास के कभी मिस नहीं होते हैं, है ना। एक स्टूडेंट भी आएगा ना, आई देन ऑल्सो टेक मॉक। ये मेरा बिल्कुल मेरा प्रिंसिपल है, सिस्टम है। वाई? बिकॉज बेटा मल्टीपल एक्ट्स हैं। अगर आप इस तरह रेकलेस होना शुरू हुए तो फिर होते ही चले जाओगे और वो चीजें याद नहीं होंगी और एग्जाम्स कभी भी हमारे सर पे आ जाएंगे। इसलिए बी वेरी फोकस, रिवाइज कीजिए। जैसे ही ग्रुप्स अपडेट हो जाएंगे, आई शेयर ऑल द डिटेल्स, सारी PDF शेयर हो जाएंगी। इन बिटवीन जो मैं केसेस लिखवाती हूँ वो अगर मुझे कहीं भी कोई लैंडमार्क मिल जाता है ना, व्हाइल आई रिसर्च ना, सो आई एड ऑन दैट। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कॉपी पेपर लेकर बैठा कीजिए क्लास में, सो दैट आप उन चीजों को रिवाइज करते चलें और कुछ नया हो तो उसे इनपुट में ऐड करते चले अपने नोट्स में। जो नोट्स यहाँ से प्रिस्क्राइब होंगे वो भी आपके लिए हैं। अपने पर्सनल नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए क्योंकि वो आपके खुद के होते हैं। जब आप उन्हें रिवाइज करते हो चीजें जल्दी याद होती हैं। सारा मटेरियल यूज करके बनाइए, ऑब्वियसली बात है, बट ट्राई टू मेक योर ओन। उसमें केस लॉस डालिए, कुछ आपने नया अमेंडमेंट है उसको भी साइड में डाल लीजिए, कुछ नया अपडेट आ गया हो while you are studying, while you are revising, उसको भी एड ऑन कीजिए। ओके, कोई क्वेरी या डाउट हो क्लास में तो जरा फॉरवर्ड कीजिए। आई एम स्विचिंग ऑफ द स्क्रीन। यस स्टूडेंट्स, बताइए। नो क्वेरीज? नो मैम। ओके प्रतिका, आवाज की या तो ऑडियो लो है या बहुत धीरे बोलते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फाइन, मुझे ऑडिबल है। यस, अच्छा, फाइन फाइन फाइन। चलिए, तो और कोई क्वेरी रिगार्डिंग, हम मंडे को मोस्ट प्रोबेबली मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से स्टार्ट करेंगे। कि वो भी एक छोटा सा ही एक्ट है, 30 सेक्शंस का। हार्डली 3 या 4 क्लासेस में वो एक्ट भी समाप्त होगा हमारा। तो जो वो बड़े जो एक्ट होते हैं आपके इंश्योरेंस एक्ट्स हैं और ये सारी चीजें हैं, ये टाइम एंड अगेन स्टार्ट होंगे। पहले हम छोटे एक्ट से कवर करेंगे सिलेबस, ताकि आपके रिवीजन के लिए मटेरियल आपके पास पर्याप्त हो। ओके, PDF आपके जो ग्रुप्स हैं उनमें शेयर हो जाएगी। यस सिद्धार्थ? बच्चा, the safe score depends on the merit list ना। सेफ स्कोर, नथिंग इज लाइक सेफ स्कोर। तुम लोग सेफ स्कोर की तरफ क्यों जाते हो? व्हाई नॉट टू एस इट? मतलब सेफ स्कोर क्या होता है? क्या है सेफ स्कोर? आउट ऑफ 190 क्या सेफ स्कोर हो सकता है? 94 कट ऑफ गया गया सेफ स्कोर आपका। देयर इज नथिंग लाइक सेफ स्कोर ना। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में ना, यू हैव टू एस इट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर सेफ स्कोर। आप टारगेट कीजिए ना। फॉर एग्जाम्पल इफ योर मार्किंग गोज फॉर 150 ना, तो अब कैटेगरी वाइज आपको ही पता है कि देयर वुड बी कैटेगरी वाइज मेरिट। तो 120 प्लस 130 प्लस शुड बी योर सेफ स्कोर अराउंड 150। तो ये सारे आपको टारगेट्स देखने पड़ेंगे, बट इनको अवॉइड करो। मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती कि सेफ स्कोर है ये वाला सेफ स्कोर है, नहीं है। आई बिलीव बेसिकली इन व्हाट कि भाई अपने ये किया है इतना स्कोर होना चाहिए, दैट्स इट। वो एस स्कोर पे ध्यान दो, सेफ स्कोर पे नहीं। क्लियर सिद्धार्थ? ओके, एनी मोर क्वेरीज, डाउट्स? आज आपकी आज आपकी डेमो क्लास का लास्ट डे था। ओके, अब हम मंडे को मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के साथ मिलेंगे, अमेंडमेंट्स के साथ मिलेंगे। हाँ, क्वेरीज जो भी आपके ट्रेड यूनियन एक्ट की हो वो सबसे पहले एंटरटेन होंगी। लास्ट वीक की जो भी क्वेरीज हैं वो मंडे को एंटरटेन की जाएंगी। फिर मंडे टू फ्राइडे आपके उस वीक की क्वेरीज चलेंगी। Q&A मंडे को ही होगा। आपको जजमेंट्स में क्वेरी है, इसलिए वो 2 दिन जो ऑफ है सैटरडे संडे, उसका पर्पज ही ये है। आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, इतने बार हो जाएंगे। अभी छोटे एक्ट्स हैं, आप बैठेंगे रिवाइज होते चले जाएंगे, वो इंडेक्सिंग याद होती जाएगी। और वरना याद तो फिर वो मंडे को जब मैं क्वेश्चंस पूछूंगी तो या तो आप क्लास में रहोगे तो आंसर करोगे, राइट? तो वो ऐसे ही याद होगा। फाइन, ओके। सो वी आर सम, यस यस विशाल, एनी डाउट्स? ओके, एज okay, so basically I'm an advocate. Okay, and that too also I'm teaching from last 4 years around. Fine, and that too I have been trying
to basically focus on more of the social aspect of the society. So I'm an advocate along with the social purpose कि तो pro bono matters and social services में ज्यादा ध्यान देती हूँ मैं. साथ साथ में I'll take classes as well. Okay, and I'm basically connected with different platforms, but right now I'm connected with Krishna Academy. Okay, that is it about me. Anything else? Okay, yes. Oh, ये सारे पीडीएफ तीनों दिन के वीडियो लेक्चर्स नोट्स पीडीएफ आपके जो रजिस्टर्ड ग्रुप बनेगा ना उस पर सारे शेयर हो जाएंगे. आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, वो सारी चीजें वहां पे पहुंच जाएंगी. वो बेसिकली मंडे तक, मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, मंडे तक सारी चीजें शेयर हो जाएंगी. आज क्लास सम अप इसलिए हुई है बिकॉज लास्ट. ओके, कुछ ऑलरेडी ऑलरेडी शेयर्ड है तो आप ग्रुप पे एक बार चेक कीजिए, नहीं हो तो आप मैसेज कीजिए, देन एंड देयर आपका शेयर हो जाएगा. फाइन. जी जी जी, वो भी ग्रुप पे शेयर हो जाएगा. यस, एक बार रजनी जी चेक द ग्रुप. यस, चेक द ग्रुप वन, उसमें ऑलरेडी पीडीएफ होगी, और नहीं होगी तो आई आस्क द स्पेसिफिक फैकल्टी टू डील विद द सेम. ओके. ओके, एनी मोर क्वेरीज? Okay, dear. So we'll meet on Monday positively with a new act. And मेरी रिक्वेस्ट सभी से है, Q&A सेशन कोई मिस नहीं करेगा मॉक्स को. दैट्स टोटली फॉर योर बेनिफिट, है ना. ऐसा कोई एम्बेरसमेंट नहीं होता, नहीं आता है तो नहीं आता है, हम सीख जाते हैं, है ना. फाइन. ओके डियर. ओके, थैंक यू एवरीवन.